हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों को मैं जो है बस एक बात कहना चाहूँगा कि माफ़ करिएगा दोस्तों, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई थी। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो अभी जो है लगभग 10-12 दिन और क्लासें ऐसे ही हो सकती है। जब टाइम मिलेगा तभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 60% सिलेबस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप उन्हीं वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका काम वहीं से बन जाएगा। उसको रिवीजन कर लीजिए, बाकी का जो रिमेनिंग सिलेबस है वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे दोस्तों फिजिक्स के अंदर किसके बारे में, तरंग के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तरंग वेग, यानी कि वेव वेलोसिटी ऑफ वेव। जो वेव है उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि तरंग वेग यानी कि क्या था, तरंग विक्षोभ के द्वारा जो तरंग चल रही है उसके द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी है उसको हम तरंग का वेग कह रहे थे, ठीक है। तो माध्यम का जो घनत्व है और उसकी जो प्रत्यास्थता है उसके ऊपर भी तरंग का वेग डिपेंड करता है। मात्रक क्या था इसका, मीटर प्रति सेकंड। इसके कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे मैंने, जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन में टी, एक होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, यानी कि आपका तरंग दैर्ध्य इंटू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और एक होता है ओमेगा अपॉन में के। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे, तो आप लोगों ने यहाँ तक की बातें नोट कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आ जाता है दोस्तों आपकी क्या, कि तनी हुई डोरी के अंदर, किसमें, तनी हुई डोरी के अंदर, यानी जो स्ट्रेच्ड आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो वेग आपकी वेव जो तरंग है, वेव जो है वो डेवलप हो रही है, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो आप इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, केवल आप टॉपिक डालिएगा अभी कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, ठीक है। तो तनी हुई डोरी के अंदर अनुप्रस्थ तरंगों का वेग क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है साउंड वाउंड भी थोड़ा अच्छी नहीं आ रही हो या कोई बाहर की आवाज़ें आ रही हो, तो मैं अभी क्या है दोस्तों उदयपुर में हूँ इस वजह से, और अभी जो है मतलब आप समझ सकते हैं जब स्टूडियो में नहीं होंगे तो बाहर की आवाज़ वगैरह ये सब आ सकता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। मैं जैसे तैसे करके आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यार 2-3 दिन हो गए हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब चलिए इसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए तनी हुई डोरी है, तो हम ये पहले मान लेते हैं ये स्ट्रेच ऐसे थी, ठीक है। फिर इसको जैसे ही आपने खींचा तो ये तन करके ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो गई है शेप के अंदर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसमें आपको पता है कि इस तरफ क्या हो रहा होगा, टेंशन डेवलप हो रहा होगा, और इधर भी इसमें क्या हो रहा होगा, टेंशन यानी कि तनाव हो रहा होगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर इसको खींच रहे हैं अगर, तो देखिए जब हमने इसको खींच रखा है तो ये कुछ इस प्रकार से टाइट होगी एकदम, ये लीजिए, ठीक है। अब ये ऐसे टाइट है अगर, तो इसमें ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इस टी टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी कॉस थीटा, और एक इसके नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, वो क्या होगा, वो कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एंगल बनेगा थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इसका एक नीचे की तरफ जो आएगा ये टी, थोड़ा सा एक मिनट, मैं ये जो टी है ये टी इस तरफ होना चाहिए थोड़ा सा, ये लो, ठीक है, ये थीटा एंगल, तो ये इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा क्या, टी साइन थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और ये इन दोनों के सेंटर से मिला देते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, ठीक है। ये पॉइंट को मान लेते हैं आर। समझ में आ गई बात।
अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये जो है हम एक सर्कल मान सकते हैं। सर्कल की ये क्या हो जाएगी, रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ये पूरे सर्कल का एक छोटा सा भाग ही तो है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो आपने क्या करा है, ये रस्सी है, रस्सी को आपने खींच रखा है धनुष की तरह, मान लो ये तीर इसमें लगा रखा है। तो ये डोरी जो है ये इस शेप में आ चुकी थी। इसमें टेंशन है तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, और ये एंगल हमारे सामने बन करके तैयार है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि इसके अंदर जो है, जैसे ये तीर जो है अगर सपोज करिए निकलता है तो इसके अंदर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। ये जब अगर हम मान रहे हैं कि ये सर्कल का भाग है तो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो हम ये क्या मान रहे हैं कि ये सर्कल का भाग है, तो सर्कल के भाग में गति के लिए क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो ये 2t ये टी साइन थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा 2t साइन थीटा और इक्वल टू में हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा, वो ध्यान से देखना, अभी जस्ट देख लो आप केवल। तो 2t साइन थीटा बराबर हो जाएगा mv² अपॉन में r। m क्या है, तो द्रव्यमान है इसका। ठीक है, क्या है, द्रव्यमान है। और इसी द्रव्यमान को m को हम ये भी लिख सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ कितना है, और टोटल लेंथ मान लो इसकी डेल्टा l है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अरे भाई देखो, टोटल इसका द्रव्यमान m है, तो हम इसकी लेंथ के छोटे छोटे टुकड़े करें तो एक छोटी सी लेंथ का मास कितना होगा, स्मॉल m हम मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं ये जो साइन थीटा, ये एंगल हम बहुत छोटा मानेंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। भाई देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपका साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो हम ये कहेंगे कि ये लगभग थीटा ही है। तो ये बन जाएगा आपके 2t थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल्टा l इंटू v² अपॉन में r आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, बस देखो ये m था, टोटल इसका मास था, हमने एक पर यूनिट लेंथ मास निकाला स्मॉल m और उसका मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा l से, ताकि उसकी जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग इसका मास आ जाए। साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा है इसलिए थीटा हो गया, तो 2t थीटा इंटू इक्वल टू में हो जाएगा m डेल्टा l अपॉन में r इंटू v²। ठीक है, अब आपने एक बेसिक मैथ्स के अंदर थोड़ा सा ये पढ़ ही रखा होगा कि सेंटर पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बराबर होता है किसके, चाप की लंबाई के और बट्टे में त्रिज्या के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है कितना है, 2 थीटा, ये 2 थीटा बराबर हो जाएगा चाप। तो ये चाप यानी चाप की लेंथ हम कितनी मान रहे हैं, इसकी पूरे की लेंथ मानी है हमने डेल्टा l अपॉन में त्रिज्या कितनी मानी थी, r। तो 2 थीटा बराबर हो गया डेल्टा l अपॉन में r। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा l अपॉन में r। ठीक है, और इंटू में t, समझ में आई बात, और इक्वल टू में हो जाएगा m डेल्टा l अपॉन में r गुणा हो जाएगा v² के। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या क्या काटापीटी मच रही है, उसको काट डालेंगे, जो जो कट रहे हैं उन सबको काट डालिए। क्या क्या कटेगा, देखो r से r, डेल्टा l से डेल्टा l, तो बचा क्या, बचा हमारे पास में v² बराबर t अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर अंडर रूट t अपॉन में स्मॉल m, और ये जो स्मॉल m है ये क्या है, ये स्मॉल m है क्या, जल्दी से बताइए भाई, ये स्मॉल m है हमारे, क्या था स्मॉल m, स्मॉल m है पर यूनिट लेंथ का मास। ठीक है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों का मास, ये इतने से भाग का मास कितना है, स्मॉल m है। समझ में आई बात। तो तनी हुई डोरी के अंदर जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, उन अनुप्रस्थ तरंगों का वेग कितना होगा, तो उन अनुप्रस्थ तरंगों का जो वेग होगा वो हो जाएगा अंडर रूट t अपॉन में m। t क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो इसके अंदर जो टेंशन है उसकी बात कर रहा है,
और स्मॉल m यहाँ पर क्या है, तो स्मॉल m का मतलब है पर यूनिट लेंथ का मास। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तनी हुई डोरी के अंदर जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उनका वेग किस पर डिपेंड करता है, तो उस डोरी के अंदर तनाव यानी टेंशन पर और उसके मास पर डिपेंड करता है। मास कौन सा वाला, पूरी का मास नहीं, पर यूनिट लेंथ का मास। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोग जो हैं, ये जो भी वेग होती है, जो तरंग होती है, वेग क्या तरंग, सॉरी, वेव और तरंग, ठीक है, तो इन तरंग की अलग अलग समीकरण होती है। तो वो कुछ समीकरण है आपको याद रखनी है कि ये समीकरण हो सकती है। तो आप लिखेंगे प्रगामी तरंग समीकरण, ठीक है, प्रगामी तरंग समीकरण है। तो कुछ ये समीकरण है जो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे सिंपल अगर तरंग की समीकरण है तो वो ये है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, ठीक है। ओमेगा क्या है, टी क्या है, फाई क्या है, ए क्या है, ये सब चीज़ें मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आयाम, ये फाई क्या है, कला, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। टी क्या है, समय है। चलिए इसकी ही दूसरी फॉर्म अगर बात की जाए, इसी समीकरण की एक दूसरा फॉर्म भी होता है, और वो दूसरा फॉर्म कब आता है, तो वो दूसरा फॉर्म है y बराबर a साइन इंटू ओमेगा टी माइनस में फाई की जगह आप लिखेंगे 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। और इसी को फिर हम लिख देंगे क्या, इसको ही लिख देंगे a साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी, 2 पाई बाय लेमडा होता है k, तो इंटू में x। तो ये आपकी एक और समीकरण हो गई, ठीक है, याद रखिएगा भाई। ये अलग अलग फॉर्म में कैसी भी आपको समीकरण मिल सकती है, तो आपको वहाँ कंपैरिजन करके अगर किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप जल्दी से निकाल सकें, इसके लिए ये सब चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और लिख लीजिए, क्या हो जाएगी, तो एक हो जाएगी y बराबर a साइन, और इसके साथ में 2 पाई बाय लेमडा बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस में x, ठीक है। ये सब कैसे आ रही है, तो ये अलग अलग वैल्यू जो आपको मैंने बताई है पीछे, जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, के इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लेमडा, फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। तो वहीं से ही आ रहे हैं, ठीक है। ये एक रिलेशन और याद रख लेना अगर ये पीछे नहीं लिखवाया हो तो, 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स होता है, ये है कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पथांतर, ठीक है। ये x क्या है, ये है पथांतर, पथांतर, और ये फाई क्या है, ये होता है कलांतर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये एक रिलेशन ये होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मेरे हिसाब से मैंने जो भी वेव, जो आपकी तरंग है, वेव है, उन वेव्स की जो अलग अलग 4 ये इक्वेशंस है जो पॉसिबल है, तो मैंने आपको आपके सामने रख दी है, ताकि आप लोगों को जो है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप गलत नहीं करके आए, ठीक। चलिए अब हम लिखेंगे इनकी वेलोसिटी के लिए अगर समीकरण पूछे, इनकी वेग की समीकरण पूछे, तो आप v बराबर क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये अभी तक जो हमने ये 4 समीकरणें लिखी है 1 से 4, ये 1 से 4 समीकरण किसकी है, विस्थापन के लिए। अब मैं समीकरण लिखवा रहा हूँ, ये लिखवा रहा हूँ वेग की।
तो क्या होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो चारों इक्वेशन है इन चारों का अलग अलग आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो आप अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास जो अलग अलग ये चार इक्वेशन, देखो ये कहाँ से आई है, ये इस वाली के डेरिवेटिव से आई है। ठीक, देख लो ए का ये कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का हो गया कॉस, अंदर वाले का करेंगे ओमेगा टी से ओमेगा बाहर आएगा, वो ओमेगा यहाँ लग गया, बाकी के एक्स एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव था, बाकी इन तीन समीकरण का डेरिवेटिव आप खुद भी कर सकते हैं। सिक्स्थ रिलेशन आपको मैं लिखवा रहा हूँ एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि इन वेग, जो ये आपकी वेव्स हैं, ये जो आपकी तरंगे हैं, इन तरंगों का जो त्वरण होगा उसकी बात करें तो वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ये ए अलग है, ये ए क्या है, त्वरण है, और ये ए क्या है, आयाम है। ये कहाँ से आया सर, इसके डेरिवेटिव से। आपको पता होगा विस्थापन जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको वेलोसिटी देगा, जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। ये हो जाएगा आगे सॉल्व होकर के साइन, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आ गई बात। तो आपको ये जो अलग अलग रिलेशन मैंने बताए हैं ये भी याद रखने हैं। हो सकता है वो आपसे, देखो अब मैंने यहाँ इसी का डेरिवेटिव करके बता दिया, वो आपको इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकलवा रहा हो और इसी से एक्सेलरेशन निकाल रहा हो, तो आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अब सब चीज़ें मैं ही बताऊँ ये कोई ज़रूरी नहीं है, डेरिवेशन वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को खुद को भी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ तक की बातें ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब दोस्तों बड़ी वीडियो जो है मैं अगली क्लास के अंदर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो बिना मतलब स्टूडियो के तैयार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, मेरी हालत ख़राब हो रही है। और मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी तक वीडियोज आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो टॉपिक्स नहीं आए हैं उनको मैं ला दूंगा। वैसे भी अभी हमारी स्कूलें बंद होने वाली है तो फुल टाइम रहेगा, तब मैं फुल लंबी लंबी क्लासें लेकर के भी आपका सिलेबस आपके जो है जून से पहले हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 15 मई से छुट्टियां पड़ते ही मैं 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में 15 दिन में इजीली फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो सकता है। अभी भी देखो, अभी जैसे छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से भी मैं करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा रियल में बहुत गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं तक बात करते हैं, आगे छोटी छोटी और भी मैथ्स और केमिस्ट्री की भी क्लास रिकॉर्ड करनी है, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि सर नहीं करवा रहे, को डरना नहीं है आपको। ठीक, धन्यवाद।